Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. Today we will discuss about our next lecture that is related to the rotational kinetics part 1. आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि रोटेशनल काइनेटिक्स के अंदर ये पढ़ेंगे कि किस तरह से जो बॉडीज़ हैं उनको रोटेट करवाने के लिए किसी पर्टिकुलर एजेंसी और पर्टिकुलर किसी न किसी फोर्स की ज़रूरत होती है और वो किस पर्टिकुलर वे और कॉज की वजह से रोटेट करते हैं और कौन कौन से जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वो रिक्वायर है टू अंडरस्टैंड द काइनेटिक्स ऑफ रोटेटिंग बॉडीज. तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो इन बेसिक्स के बारे में होगा. इसके अंदर हम टॉर्क टर्निंग इफेक्ट को भी पढ़ेंगे एज वेल एज वी आल्सो डिस्कस अबाउट द रोटेशन इनर्शिया ऑफ द बॉडी और इसको भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे. सो इन दिस दिस लेक्चर इज रिलेटेड टू आवर कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स और ये हमारा जो लेक्चर है वो फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स के लिए है. और ये कोर्स जो है डिज़ाइन किया गया है बी एस ऑर्थेटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स के लिए. PHY 321 इज द कोड ऑफ दिस कोर्स. सो दिस इज फॉर द सेमेस्टर फर्स्ट मॉर्निंग फॉल 2021. जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सो नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ द सिस्टम्स. तो याद रखिएगा ये आपके कोर्स स्पेशली फॉर द ऑर्थेटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द टर्निंग इफेक्ट. बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने जॉइंट जो है उसके साथ ही इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम करना होता है. तो उस हवाले से आप जितने भी मसनूई अज़ा बनाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो जो से टर्निंग इफेक्ट से रिलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल नीज हैं, इसी तरह आपके जो हैं लेग्स के पार्ट्स हैं या फिर आपके आर्म और उसके जॉइंट्स हैं. तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम द मोस्ट क्रिटिकल सिचुएशन इज टू डिज़ाइन द की नीज एंड द जॉइंट्स. तो उस हवाले से जो टर्निंग इफेक्ट का टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम कोशिश भी करेंगे कि सबसे पहले इन फिजिक्स के जितने भी चीज़ें हैं उनको पहले समझें, देन टू अप्लाई देम ऑन दी ह्यूमन बॉडी. और ये फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सके कि आपकी जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो किस तरह से आप ह्यूमन बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. So inshallah, after getting the information and the thorough study regarding the rotational kinetics, then we will apply the whole physics on our human body. तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे. So in the last lectures we have discussed about the rotational motion part 1 और part 2 के अंदर हमने इनको डिस्कस किया था. rotational motion part 1 के अंदर हमने angular position, radian, angular displacement, velocity, acceleration, rotational motion इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था. while the rotational motion part 2 के अंदर जो है हमने relation between the angular and linear quantities के बारे में पढ़ा, rotational kinematics के बारे में पढ़ा. एंड देन वी हैव डिस्कस अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि रोटेशनल बॉडीज के लिए अप्लाई की जा सकती हैं. उन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था. आज के लेक्चर के अंदर जो हमारी बात होगी वो रोटेशनल काइनेटिक्स के बारे में होगी. रोटेशनल काइनेटिक्स जो है ऑब्वियसली काइनेटिक्स का मतलब है कि ऐसी मोशन ऑफ द बॉडीज जो कि क्या हो जिनका कंसर्न उनकी कॉज के साथ होता है. तो इन द सेम वे वी कैन अंडरस्टैंड है दैट कि ये रोटेशनल काइनेटिक्स है. तो इसका मतलब ये होगा कि आज हम इस पर्टिकुलर कॉज को भी मद्देनजर रखेंगे कि जो किसी बॉडी को रोटेट करवा सकती हैं फोर्सेस और एजेंसीज के ऊपर भी डिस्कशन को करेंगे. सो in this way we are going to study here the turning effect of the forces. जो भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं बॉडीज के अंदर वो क्यों होते हैं फोर्सेस की वजह से, वो स्टडी किया जाएगा. देन वी विल डिस्कस अबाउट द रोटेशनल इनर्शिया. एज यू नो दैट द इनर्शिया लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉ के अंदर. तो ये डिफाइन किया गया था इनर्शिया जो है वो टेंडेंसी ऑफ द बॉडी है टू रिटेन इट्स पोजीशन either it is in moving or it is in a rest state. So in the same way the rotational inertia will be the state of the tendency of the rotating body to uh, to to keep its state of motion, either it is rotating or rest. So let's start with the rotational kinetics. The study of rotating bodies with the concern of the cause of their rotation is known as rotational kinetics. So ये जो है rotational kinetics कहलाएगी. So the concept of rotating force जो होगा वो किस तरह से लिया जा सकता है. As you can see here there is a screw here और ये आप इसको स्क्रू ड्राइवर के जरिए से इसे पर फोर्स लगाते हैं. तो जैसे आप परपेंडिकुलर फोर्स अपवर्ड लगा रहे हैं तो ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इस बोल्ट नट के अंदर, इस बोल्ट के अंदर, जिसकी वजह से इसको ओपन किया जाता है. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि जब आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स इस बॉडी के अंदर एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है. और
और इस रेंच के ज़रिए से और इस स्क्रू बोल्ट के ज़रिए से आप इसके अंदर वाज़ह तौर पे टर्निंग इफ़ेक्ट स्टडी कर सकते हैं। सो वो फ़ोर्स जो ये टर्निंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कहलाती है, यू कैन से दैट कि ये वाली आपके पास जो है इज़ बेसिकली द एजेंसी और द कॉज व्हिच रोटेट द बॉडी। और इसके बारे में हम मेनली डिस्कस करना चाहते हैं कि हाउ वी कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलरली फिजिक्स इन आवर बॉडी, कि हम ह्यूमन बॉडी के अंदर भी इसी तरह से जॉइंट्स को रिप्लेस किया, जॉइंट्स को अटैच किया गया है और एक एक लीवर के साथ एक बॉडी का लिंक, एक जॉइंट का लिंक दूसरे जॉइंट के साथ किया गया हुआ। तो इसी तरह से हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं और हमारे जितने भी आपके पास लिगेंड्स वगैरह है वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और इसी तरह से हमारी मूवमेंट जो है वो पॉसिबल हो सकती है। इन सारी बातों को अगर आप गौर करें तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके पास ये वाली जो फोर्स है, इट्स एक्चुअली दिस इज द डाउनवर्ड फोर्स एंड दिस इज द, यू कैन से हियर द लेंथ of the rod on which we are applying the force here. So most of the time we call it as R. It is called the moment arm. तो ये आपके पास मोमेंट आर्म आर होता है और ये वाली जो फोर्स है जिसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है दैट इज द एफ। सो द ओवरऑल टर्निंग इफेक्ट इज बेसिकली नोन एज द, एक्चुअली नोन एज द टॉर्क एंड दिस इज कॉल्ड द टॉर्क। और दिस इज द टर्निंग इफेक्ट और इसको टॉर्क लिखा जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एज यू कैन सी है, अगर आपके पास ये पहला वेक्टर है एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर, तो द ओवरऑल देयर इज द रोटेशन ऑफ द टू वेक्टर्स यू कैन सी है। तो ये जो है अगर आप गौर करें तो एक्चुअली दिस इज जस्ट लाइक यू कैन से हियर द फर्स्ट वेक्टर एंड द सेकंड वेक्टर। तो द फर्स्ट वेक्टर tends to rotate in the direction of first vector, so you can say this is the cross product here like situation. So most of the time we notice that we called it as the torque is the basically the cross product of moment arm and force, so that's why it is also called as the rotational effect of the बॉडी, जिसके ऊपर फोर्स जो है वो लगती है और मोमेंट आर्म जो है उसके ऊपर एक वेक्टर डायरेक्शन बनाते हुए टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और इस टर्निंग इफेक्ट के जरिए से आप उसकी डायरेक्शन और इन सारी चीज़ों को कंप्यूट कर सकते हैं। टू कंप्यूट द टर्निंग इफेक्ट हेयर इज वेरी सिंपल। आप राइट हैंड रूल के जरिए से जो है वो सिमिलरली इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं जिस तरह हम रोटेशनल वेक्टर्स के लिए राइट हैंड रूल अप्लाई करते थे और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने की कोशिश करते थे। इन द सेम वे वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क एज वेल। और यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि टॉ इज इक्वल टू कैन बी डिफाइन एज, अगर हम इसके क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन कर दें, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट आर्म, फोर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हेयर एस साइन थीटा। तो ये साइन थीटा आ जाएगा, दैट इज द एंगल बिटवीन दी फोर्स एंड द मोमेंट आर्म। ओके, एंड द एन यूनिट वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ द turning effect. So in this present case we have the angle of, you can see here easily 90 degree। तो आपके पास ये 90 डिग्री है, so that's why we have the maximum turning effect here। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा जी, ये 90 डिग्री 1 आ जाएगा, so we have tau is equal to RF, और you can say simply tau is equal to RF। तो इस सेंस के अंदर आपके पास जो सिचुएशन है वो काफ़ी इजी है और आसान है और आप टॉर्क को आरएफ से डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली जो टॉर्क है, द फोर्स विच प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड, द बॉडी इज कॉल्ड द टॉर्क। तो ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे हम उसे टॉर्क कहते हैं। एज यू कैन सी है कि टॉर्क जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट द टॉर्क जो है वो इन दो इक्वेशंस पे डिपेंड करेगा, दो फैक्टर्स पे, द अमाउंट ऑफ द फोर्स एंड एज वेल एज द मूवमेंट आर्म। सो एज यू कैन सी हियर इन दिस एनिमेशन कि जैसे जैसे आप जो है वो मूवमेंट आर्म बढ़ाएंगे तो फोर्स जो है वो कम हो जाती है, और अगर आप फोर्स बढ़ा मीन से मूवमेंट आर्म कम करते हैं तो आपको रोटेट करने के लिए जो है वो ज़्यादा वैल्यू ऑफ द फोर्स रिक्वायर होती है। सो दीज टू फैक्टर्स आर द वाइस वर्सा। और ये क्यों हो रहा है इस तरह से, एज यू कैन सी हियर, अगर आपका जो टॉर्क है दैट इज द कांस्टेंट और आप चाहते हैं कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, अगर आप मूवमेंट आप श्रिंक करते हैं तो फोर्स बढ़ेगी, अगर
मोमेंट हम एक्सटेंड होता है तो फोर्स क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाती है इसकी वैल्यू। तो उसके अंदर आप इसकी वैल्यूज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और इस एनिमेशन से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे ही मोमेंट आर्म बढ़ता है फोर्स कम हो जाती है, मोमेंट आर्म कम होता है तो फोर्स ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से ये टॉर्क जो है वो डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली जैसा कि आप जानते हैं कि टॉर्क एक्चुअली तौर पे ए क्रॉस बी टाइप फार्मूला की तरफ से बना था, जिसको हम आर क्रॉस एफ की फॉर्म में ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल पे डिपेंड करता है। फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है ये बहुत मैटर करेगा कि आपकी बॉडी अगर आइदर के रोटेट होती है या नहीं होती है। एज यू कैन सी हियर द सिचुएशन हियर, एक्चुअल फोर्स है और ये आपकी फोर्स लग रही है, और आप अपने आर्म के साथ जैसे जैसे रोटेट करते हैं आर्म को, तो उस हवाले से ये आपके पास क्लियरली बता रहा है कि द पहली सिचुएशन वो है जिसके हम परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क है। जैसे जैसे आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री से बढ़ना शुरू हो जाता है, एज यू कैन सी हियर, तो वैसे वैसे आपकी जो टर्निंग इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपके एंगल जो है वो 180 डिग्री पे पहुंचता है, तो यू गॉट दी हेयर जीरो टॉर्क और नल वैल्यू ऑफ द टॉर्क। तो आप उस सेंस के अंदर कह सकते हैं कि यहाँ पे अब आपके जो टॉर्क है वो डिक्रीज होते होते नो टर्निंग इफेक्ट पे पहुंच चुका हुआ है। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट दैट कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो आपका टर्निंग इफेक्ट है वो एंगल पे डिपेंड करता है, मूवमेंट आर्म पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है। तो इन तीन फैक्टर के जरिए से हम इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं टॉर्क की करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से। सिमिलरली द सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर दैट कि अगर आप देखें इस कंपोनेंट वाइज अप्रोच के अंदर, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो रेड वाला पार्ट है वो ये बता रहा है कि इसकी वजह से ही टर्निंग इफेक्ट होता है। तो रेड वाला पार्ट जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट, और ये कंपोनेंट जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो याद रखिएगा हमेशा फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इन टर्निंग इफेक्ट एज कम्पेयर टू दी हॉरिजॉन्टल कंपेयर। हॉरिजॉन्टल जो है उसके अंदर आपके पास जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू नल आती है, तो इसी वजह से आपके पास जो है अगर आप किसी पर्टिकुलर एंगल पे फोर्स लगाएंगे तो आपके पास जो हमेशा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो उसके उस मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की वजह से ही होगा। सो द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब आप टर्निंग इफेक्ट डिफाइन कर देते हैं कि इट्स जस्ट लाइक हियर आई एम राइटिंग हियर एज टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ। अगर हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू हो, तो आप जानते हैं कि रिसेंटली हमने पढ़ा था कि एंगुलर क्वांटिटीज का लीनियर क्वांटिटीज के साथ रिलेशन होता है। तो एफ को अगर आप डिफाइन करें दैट इज द एम ए अकॉर्डिंग टू द सेकंड ऑफ न्यूटन। सो दिस इज द एम ए। अगर आप इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करते हैं, so we have the formula like this way: tau is equal to r m और a की वैल्यू अगर आप याद हो तो a की वैल्यू हमने डिफाइन की थी कि ये आपके पास होती है a is equal to r alpha in the previous lecture। so we have here the r alpha value। so आपके पास अगर मैं इन सारी सिचुएशंस को रीअरेंज करूं तो we got the torque as m r square alpha। सो वी कैन बैलेंस आउट दिस सिचुएशन एज डैट कि आपके पास ये टर्निंग इफेक्ट है और ये है जी आर एम आर स्क्वेयर अल्फा, जो ये डिफाइन कर रहा है कि टर्निंग इफेक्ट असल में वो फोर्स की वैल्यू है। टॉर्क जो है वो इन रोटेशनल वेरिएबल के तौर पे कर रही है। सो दिस इज द फोर्स है, जैसा कि आप एफ इज इक्वल टू एम ए से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो दिस इज एफ के रिप्रेजेंटेटिव है, और ए जो है इज आइडेंटिकल टू द एक्सेलरेशन, एंड एम की बजाय इस दफ़ा आपके पास क्या है एम आर स्क्वायर। तो अगर आपको न्यूटन लॉ याद है तो आप देख सकते हैं कि एम वहाँ पे क्या होता था, इनर्शिया। तो ये वो बॉडी की प्रॉपर्टी होती थी जो बॉडी की जो स्टेट है उसको चेंज करने से रोकता था या उसको रेजिस्ट करता था। But for the case of turning effect, now we have an additional path is that is the mr square। तो इस दफा हमारे पास जो रोटेशनल इनर्शिया है वो क्या हो गया है, एम आर स्क्वेयर है। तो ये वो इनर्शिया होगा जब बॉडी की स्टेट ऑफ रोटेशन को रोकने या उसको रिटेन करने में मदद देता है, और उसको हम कहेंगे कि ये रोटेशनल इनर्शिया है, और ये बॉडी की रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से रेजिस्ट करता है। ठीक है।
सो द रोटेशनल इनर्शिया जनरली तौर पे यूं डिफाइन किया जाता है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। बट इफ यू हैव मैनी बॉडी प्रॉब्लम सिचुएशन, जस्ट लाइक आपके पास अगर एक बॉडी नहीं है, दो बॉडीज हैं, तो आपके पास I इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर है। एम आई जो है ये नंबर ऑफ मैसेज हो सकते हैं, आर जो है वो भी नंबर ऑफ मोमेंट आर्म्स हो सकते हैं। तो ऑल दी सिचुएशन डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम, कि किस तरह की बॉडी है, किस तरह की रोटेशन प्रोड्यूस करनी है आपने, और उसने किस तरह की अपोजिशन आपको देनी है। सो आइए समझें, आई इज द रोटेशनल एनालॉग टू द इनर्शियल मास। तो उस हवाले से अगर ये आई है तो ये एक्चुअली तौर पे इनर्शियल मास ही है, जिस तरह लीनियर मास होता था, बट ये रोटेशनल इफेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस होता है। Similarly, for the rotational motion, it is not just the value of m, but how far it's from the axis of rotation ये मैटर करता है। So लीनियर मोशन में सिर्फ m ही होता था, बट द रोटेशनल मोशन के अंदर जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इन्वॉल्व होता है। तो ये दो फैक्टर जो है इस पूरी मोशन को कैलिब्रेट करते हैं। तो इस वजह से ज़रूरी है कि आप m और r स्केयर दोनों को लेके चलें, इसीलिए I जो है इन दोनों पे डिपेंड करता है। Secondly, the effect of each mass element is weighted by the square of its distance from the axis of rotation। तो वो उसके overall distance उसके square के बराबर होता है। Secondly, the further more from the axis, the greater is its effect। तो एक और हैरान कुन जो बात है, जैसा कि आप भी क्वेश्चन में देख सकते हैं, कि जैसे जैसे जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो बॉडीज हैं जो रोटेट करना चाहती हैं वो दूर होती जाएंगी, वो उतनी ही ज्यादा अपनी रोटेशनल स्टेट को सस्टेन करने की कोशिश करती हैं, रेजिस्ट करती हैं चेंज होने से। आइए देखें कुछ एग्जांपल जिसके अंदर हम रोटेशनल इनर्शिया को फाइंड आउट करने में किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं। मैंने एक रॉड लिया है जो सपोज किया गया है कि इसका वेटलेस रॉड है, और एक किनारे से लेके दूसरे जहां तक मैस को हमने टाई अप किया हुआ है, तो इसके सेंटर ऑफ मैस तक एक्चुअली दिस इज ये रॉड इसके अंदर तक यहाँ तक मौजूद है जी, और ये सेंटर ऑफ मैस तक पेनिट्रेट किया गया है, और इसका जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है आर, कैपिटल आर। और आप इस एक एज से इस रॉड को घुमाना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं। सर जैसे ही आप रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है और ये रॉड एक ओवरऑल टेंडेंसी शो करेगा अपनी पोजीशन को रिटेन करने की, वो उसे रोटेशनल इनर्शिया कहेंगे हम। सो द मास ऑन द एंड ऑफ द वेटलेस रॉड जो है वो लेंथ आर के ऊपर क्या होगा, एक्चुअली दिस विल बी इक्वल टू द एम आर स्क्वायर। एक ही डिस्टेंस है, एक ही रॉड है दरमियान में, यू कैन से इन दिस वे, और एक ही बॉडी है, उसका मास m है और उसका डिस्टेंस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ठीक। सो व्हाट हैपन इफ वी अटैच अ बॉडी जिसका मास जो हो वो m/2 हो और एक m/2 हो, तो दो बॉडीज हैं जिनका मास m/2 है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, r2 है। सो यू कैन सी है, अब हम इसको दरमियान से घुमाना चाहते हैं और इधर रोटेट करना चाहते हैं, तो मैं इसको यहाँ से इसके इधर से सेंटर ऑफ मास से रोटेट करना चाहता हूँ, इधर भी r डिस्टेंस है, इधर भी r डिस्टेंस है। सो द टोटल लेंथ ऑफ द रॉड कितनी होगी जी, 2r होगी। तो आपके पास जो टोटल इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ, एक्चुअली हाफ इज ड्यू टू दी m/2 आर स्केयर प्लस m/2 आर स्केयर, तो टोटल वैल्यू आपके पास हो जाएगी एम आर स्केयर। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर आपके पास जो बॉडी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम आर स्केयर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, सो सेम एज द मास ऑफ द एंड ऑफ द रॉड, जो कि आपके पास लास्ट टाइम था मास स्क्वायर, वही वाली वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यू हैव अ सिलेंड्रिकल शेप हुप, जिसको आप कह सकते हैं आपके पास ये एक हॉलो सिलेंडर है, और इसका जो रेडियस है सेंटर ऑफ एक्सिस के ऊपर, आप इसके गिर्द इसको देखना चाहते हैं कि अगर ये हुप रोटेट करता है इस एक्सिस के गिर्द जिसका एक्सिस के सेंटर से फासला आर है, तो किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो एम इज द रिंग ऑफ द रेडियस, तो ये आपके पास रोटेट करवा रहे हैं आप इसको, तो ये आपके पास जो रोटेशन है ये काउंटर क्लॉकवाइज है, तो उस हवाले से आपके पास जो है आप देख सकते हैं आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर वाला फार्मूला अगेन अप्लाई किया जा सकता है। सो वी हैव एम एंड आर, तो बिकॉज वी हैव मैनी पार्टिकल हेयर, तो दैट्स व्हाई आप इसका टोटल सम ऑफ जो है वो मास टोटल के साथ रिप्लेस कर देंगे। सो दैट्स व्हाई ये समेशन एम आई जो है वो एम कैपिटल में रिप्लेस हो गया,
और आर आई की बजाय टोटल सबका डिस्टेंस एक जैसा था, सो वी हैव हियर आर स्क्वायर, तो वैल्यू आपके पास आ गई आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सो ये भी वही वैल्यू रखता है जो आपके पास जो है प्रीवियसली डंबल शेप के अंदर हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया था। इन द सेम वे एज यू सी है, तो हुप जिसे अभी हमने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू एम आर स्क्वायर है। इन द सेम वे अगर आप एक हॉलो सिलेंड्रिकल या रिंग की फॉर्म में स्टडी करते हैं चीज़ों को, तो उसका अगर रेडियस एक जैसा नहीं है एक्सिस ऑफ रोटेशन के हवाले से, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कुछ इस तरह से होगा, बी फिगर की तरह का। इन द सेम वे अगर जो आपके पास सॉलिड सिलेंडर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/m r² के फॉर्म में होगा। अगर आपके पास सॉलिड सिलेंडर है और वो उसके डायम ये तो था अलोंग इट्स लेंथ एक्सिस के गिर्द, और अगर ये होगा, अगर इसके डायमीटर के गिर्द आप घुमाना चाहते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी द डिफरेंट। सो आप कह सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बहुत सारे फैक्टर्स जिनमें मास है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन है, एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस और रोटेशन भी है कि किस डायरेक्शन और किस एक्सिस के अंदर आपने इसको घुमाना है, तो वो वहाँ डिसाइड करेंगे कि किस तरह से उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रिलेट कर रहा है और वो किस तरह से वो वेरी करता है। तो यही सिलेंड्रिकल रॉड अगर आप अलोंग दी लेंथ घुमाना शुरू करते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है 1/2 m r² है। बट अगर इसको ही आप मिडल से पकड़ के घुमाते हैं और उसके डायमीटर के अक्रॉस रोटेट करते हैं तो इसकी वैल्यू है आई इज इक्वल टू m r² plus 1/12 ml square. So it will include the radius as well as the length of cylinder. बट यहाँ पे लेंथ से ये इंडिपेंडेंट हो चुका बिकॉज वी आर रोटेटिंग इट अलोंग दी लेंथ, और ये क्या है जी लेंथ को अकोमोडेट रोटेट कर रहा है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। इन द सेम वे अगर आपके पास एक थिन रॉड है और आप उसको रोटेट करते हैं अलोंग द डायमीटर, तो उस हवाले से आपके पास जो वैल्यू होगी 1/12 ml² होगी, तो वो लेंथ पे डिपेंड करेगी। अगर आपके पास कुछ सफियर है, सॉलिड सफियर है, तो उसकी वैल्यू होगी 2/5 mr², तो ये भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से अगर आपके पास थिन स्फेरिकल शेल है, ये अंदर से खाली है और एक कह लें कि सिर्फ हॉलनुमा सफियर है और शेल की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये इसकी वैल्यू होगी 2/3 mr²। तो आप देख सकते हैं 2/5 और 2/3 में सबसे जो बड़ा है वो 2/3 वाली वैल्यू है, तो शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी सॉलिड सफियर। इन द सेम वे अगर आपका जो हुप है वो पहले था हुप अलोंग दी सिलेंड्रिकल एक्सिस था, अब ये क्या है अलोंग द डायमीटर रोटेट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू जो है वो आधी रह जाती है, 1/2 mr² है। इन द सेम वे आपके पास जो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो सेंटर है, वो अगर आप किसी रेक्टेंगुलर शेप की बॉडी को घुमा रहे हैं तो 1/12 ml इसके a² प्लस b² की फॉर्म में बनाई जा सकती है। तो इन सारी फिगर्स के अंदर आपको दिखाने का मकसद ये है कि जैसे जैसे आपके पास ये चीज़ें जो हैं उसकी शेप और उसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है, वैसे वैसे जो रोटेशनल इनर्शिया है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। सो जो रोटेशनल इनर्शिया अमूमी तौर पे मेन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक है एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर और दूसरा जो है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। आप देखें तो जैसे जैसे मास डिस्ट्रीब्यूशन मीन टू से अब यहाँ पे मास थोड़ा है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एक रिंग की तरह की थी, ये सॉलिड सिलेंडर की तरह की होती जा रही है, ये फिर सफियर बन गया है, तो ये रेक्टेंगल शेप बन गई है। तो ओवरऑल जो है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन की जैसे जैसे चेंज होती जा रही है, ज्योमेट्री चेंज होती जा रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता जा रहा है, रोटेशन इनर्शिया भी क्या होता जा रहा है जी, चेंज होता जा रहा है। तो उस हवाले से हमें इन सारी बातों का पता होना चाहिए कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर रोटेशन इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बिकॉज जब हमने किसी ह्यूमन बॉडी के हिसाब से चीज़ों को चलाना है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी बॉडी के अंदर जो रोटेशन या मूवमेंट हो रही है वो किस एक्सिस के थ्रू हो रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ताकि आप आने वाले जो पेशेंट हैं उसको उसकी जो डिवाइस या उसकी जो आपने प्रोस्थेटिक्स डिज़ाइन करनी है वो उसके मुताबिक हो और उसी उतनी ही फोर्सेस और उतने ही बैलेंस के साथ हो, ताकि उसको मूवमेंट के अंदर किसी किस्म की कोई दुश्वारी और परेशानी ना हो। फिर भी इंशाल्लाह हम अपनी इन सारी चीज़ों को फिजिक्स के पार्ट को पढ़ने के बाद
हम ह्यूमन बॉडी पे इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि वो रोटेट कैसे करती हैं और उनके अंदर किस तरह से इनर्शिया रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं और उनको हम किस तरह से टेम्पर और उनको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। So मैं in the next lecture inshallah we will discuss about the rotational kinetics part 2. रोटेशनल काइनेटिक्स पार्ट 2 के अंदर जो है हम रोटेशनल मोशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन, रोटेशनल लॉज जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये स्टडी करेंगे कि वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं और वो किस तरह से फर्दर जो है हम यूज़ कर सकते हैं इन आवर फील्ड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं, उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं ज़ूम मीटिंग के ज़रिए से, आप व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से या यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से अपने क्वेश्चन जो है और डिस्कशन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।